वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सबका सितारा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छे होना चाहते हैं। आज हमारा सारे प्रोग्राम्स जो है ना, हमने जितने भी किए, हमने इतना वो आज इतना अच्छा मुझे भी फील हो रहा है कि हेल्थ के हवाले से बात की है, पॉजिटिव बातें की हैं। कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, कैसे आपने अच्छे, और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये इसका डायरेक्ट लिंक है आपकी खुशी के साथ। आपका डिप्रेशन नहीं होता, आप अच्छे दिख रहे होते हो, अच्छा हेल्दी खा रहे होते हो, तो साइकोलॉजिकली मेंटली भी आप अच्छा महसूस कर रहे होते हो, फिज़िकली भी आप अच्छा फील कर रहे होते हो। और जब आप अच्छे दिख रहे होते हो तो कॉन्फिडेंस जो है हमारा वो ऑब्वियसली बड़ा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, अपने आप को मेंटेन रखना, खूबसूरत दिखना अच्छी बात है। और अल्लाह ताला भी हुस्न को नाज़रीन पसंद फरमाते हैं। तो इसमें ये कोई बड़े फ़ख्र की बात नहीं है कि हम बड़े सादा लोग हैं, हम तो भाई कोई मेकअप नहीं करते, हम तो इस पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो अपने क्लीननेस का ख्याल रखना, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्योंकि अब जब आप जाते हैं एस्थेटिक्स के पास, और एस्थेटिक्स का जो बिज़नेस है इन पाकिस्तान, वो भी हम देख रहे हैं कि अब कितना ज़्यादा परवान चढ़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस आ गई है, और जो प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं वो इस फील्ड में वो देख रहे हैं सब कुछ। उसके अलावा भी जो सैलून्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोसीजर्स करवाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में आपकी स्किन पे कौन सही ट्रीटमेंट कर रहा है और कौन गलत ट्रीटमेंट कर रहा है, इसकी नो हाउ होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आज हमारी एक छोटी सी कोशिश काविश यही है कि हम आपको बता सकें इस हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है, इस कॉन्टिनेंट में क्या है कि हमें गोरा होने का बड़ा क्रेज़ है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी खूबसूरती का जो मयार है, या जो हम उसको फ़र्स्ट देख के इसकी जो खूबसूरती होती है वो ये होती है कि भाई बच्चा अगर गोरा है तो खूबसूरत है, और अगर सांवला या थोड़ा सा टैन कलर हो गया तो उस बच्चे को पसंद नहीं किया जाता। शादी के लिए बहू चाहिए, बीवी चाहिए तो गोरी होनी चाहिए, सासों की खुलेआम डिमांड्स आती है। नो डाउट कि हमारी अब की जो जनरेशन है, या जो अब के लोग हैं, अब की जो ख़वातीन हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वो इन चीज़ों को इतना बॉदर नहीं करते। असल इंसान की जो खूबसूरती है वो उसका अखलाक होता है, उसकी तालीम होती है। तो ये तो एक अनदर चीज़ है, लेकिन आज हम इसके ऊपर बात करें कि इसको आपको सोचना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जज नहीं करना चाहिए। बहरहाल जब आप जा रहे हैं और ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, गोरे होने की मैंने बात की, वाइटनिंग के जो इंजेक्शंस हैं या क्रीम्स हैं गोरा होने की, पहले तो एक बड़ा लंबा टाइम चलता रहा ना कि वो 5-6 क्रीम्स को मिक्स करके लगाया जाता रहा। फिर उसने स्किन के साथ क्या किया ये भी हम ज़रा आज डिस्कस करेंगे। अभी भी ये हो रहा है, लेकिन अब जो थोड़ा सा हमारा जो अपर क्लास आप कह लें, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एस्थेटिक डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, वो वाइटनिंग इंजेक्शंस बड़े जनाब कॉमन हो गए हैं। ये इसमें होता क्या है, और ये स्किन के लिए डैमेजिंग है या वाकई करवाना चाहिए? भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस पर ज़रा आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर एमन शेख साहिबा, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल हैं। तो इनकी बात आज मेरे लिए भी बड़ी सारी यूज़फुल होने वाली हैं, बहुत सारी टिप्स भी हमें मिलने वाली हैं, बहुत सारा नॉलेज भी। तो जनाब सारे काम छोड़ दें और डॉक्टर साहिबा की बातें जो हैं वो आज ज़रा हम उनसे ज्ञान लेते हैं, ज़रा सीखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ गोरा होने का क्रेज़ जो है, खूबसूरती का मयार ही गोरे रंग पे है, और वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में कौन नहीं जानता। मतलब जानना इन अ सेंस कि कॉमन है बहुत, अगर गोरा होना है तो वाइटनिंग इंजेक्शंस या क्रीम्स लगा लो, लेकिन बेसिकली इसमें है क्या और ये हमारी स्किन के साथ क्या कर रहा है? मैं चाह रही हूँ कि एक बार ज़रा हम इस पर हमारी ऑडियंस को बताते हैं, ताकि फिर अगला सेगमेंट करने में आसानी हो। फॉर श्योर, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो भी चीज़ इंटरनेट पे आ जाती है, या मोहल्ले में किसी आंटी ने बता दिया कि जी ये चीज़ जो है बहुत इन है, तो हम सब लोग विदाउट एनी रिसर्च उसके पीछे जो है वो चल पड़ते हैं। अब काफ़ी लोगों को ये पता है कि जी वाइटनिंग इंजेक्शन होते हैं, लग रहे हैं। अब आप यकीन करें, ना सिर्फ क्लिनिक्स पे, सैलॉन्स पे भी, और कुछ लोग तो ख़ुद से बाय करके किसी भी क्लिनिकल सेटअप पे जाके जो है ख़ुद से ही लगवा लेते हैं। तो बेसिकली वाइटनिंग इंजेक्शन में होता क्या है? वाइटनिंग इंजेक्शन में ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम बात करें इसके फ़ायदों के बारे में तो वो बहुत सारे हैं। बेसिकली जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सन रेज़ की वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी पे आ रहा है। अब उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटरएक्ट करता है ग्लूटाथायोन। ठीक।
अगर हम बोले कि ग्लूटाथायोन अच्छा है बुरा है, ग्लूटाथायोन इज़ अ वंडर इंग्रेडिएंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि अगर हम लगवा रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। सही। अगर हम बात करें कि ग्लूटाथायोन कैसे डिस्कवर हुआ था, तो बेसिकली जो कीमोथेरेपी हम कैंसर पेशेंट्स में करते हैं, इनिशियली उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ग्लूटाथायोन उसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करने के लिए ठीक। लगवाया जाता था। तो एज अ साइड इफ़ेक्ट ये पता चला था कि वो जी हमारी स्किन टोन को भी थोड़ा सा लाइट करता है। करेक्ट। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये हर बंदे की स्किन टोन लाइट कर देगा या हर बंदे की स्किन टोन 3, 4, 5 टाइम्स जो है वो लाइटर हो जाएगी, तो ये कहना गलत होगा। सही। ग्लूटाथायोन नो डाउट बीइंग एन एंटीऑक्सीडेंट आपके ब्राइटन करता है, आपको ग्लो देता है। इट्स अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। आपकी पोस्ट इन्फ्लामेटोरी हाइपर पिगमेंटेशन जो कि एक्नी की वजह से हो जाती है, पोस्ट एक्नी स्कार्स होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं, मेलाज्मा होते हैं, उनमें उसका रोल है। एक्नी में इन अ वे के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, एक्नी में भी उसका रोल है। लेकिन अब वो रोल किस वजह से होता है, वो एक एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है जो कि हमारी स्किन का पिगमेंट फॉर्म करता है। तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ठीक है, इसका रोल है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि आपका कोई जेनेटिक टोन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये कहना सही नहीं होगा। सही। ऑल्सो अगर हम ये भी बात करें कि हर बंदे पे इक्वली इफेक्ट करेगा, दैट्स नॉट राइट एज वेल। हमारा जेनेटिक मेकअप हर बंदे का डिफरेंट है। हर बंदा वन ऑफ द मिलियंस होता है। कुछ लोगों पे ये बहुत अच्छा एक्ट करता है लाइटनिंग के हिसाब से या स्किन वाइटनिंग के हिसाब से, कुछ लोगों को बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आते। तो अब लोग चले जाते हैं और फॉर एग्जांपल अगर आप भी किसी क्लिनिक पे गए हैं, वो बिज़नेस करने बैठे हैं, नोबडी टेल्स यू दैट, वो कहेंगे जी जी आपका रंग गोरा हो जाएगा एंड ऑल दैट। अब उसमें वो थोड़ा सा चीट करेंगे, आपको ग्लूटाथायोन के साथ कोई वाइटनिंग क्रीम दे देंगे और वो आपको ये कहेंगे कि जी ये आपको ग्लूटाथायोन की वजह से हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि ये ग्लूटा की वजह से हुआ है, लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि जी क्या हर बंदा लगवा सकता है, तो सबसे पहले यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या इतना है। मिसकंसेप्शन ये हुआ कैसे, ये इतना बढ़ कैसे गया? ये बढ़ इस वजह से गया है क्योंकि आई डोंट वांट टू से इट बट मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ को जो है हाइप क्रिएट कर रहे हैं। और बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट फील्ड, मुझे भी पता है कि यू जस्ट गिव समवन सम मनी, आप उनको अपने क्लिनिक पे बुलाएं और आप उन्हें कहें कि हमें एक शाउट आउट दे दें। तो ये बेसिकली एक बिजनेस है जिसको लेके लोग चलते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि घर बैठे जो लोग हैं उसको डैमेज इसका बाद में क्या होगा या नहीं। और हम लोग रिसर्च भी तो नहीं करते हैं ना इस चीज़ की। हाँ, जो जा रहे हैं बेसिकली हमारा ये सेगमेंट डिज़ाइन करने का भी मकसद ये था कि अब आप स्पेसिफिकली आप इस बारे में चाहे अगर आपने नहीं भी करवाने वाइटनिंग इंजेक्शंस, लेकिन मकसद हर चीज़ के पीछे क्या होता है कि अवेयरनेस चली जाए, कि एक बात पहुंच सके। अगर आप वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं करवा रहे, अगर आप कोई और भी ट्रीटमेंट करवा रहे, तो उसकी स्टडी करके, उसको रिसर्च करके, उसकी नो हाउ आपको, ताकि आप जब डॉक्टर के सामने बैठें तो डॉक्टर को भी पता हो कि आप थोड़ा बहुत इस बारे में जानते हैं, आप समझते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम सैलॉन्स पे देखें ना, अब सैलॉन्स पर क्या कुछ हो रहा है। जो लोग एस्थेटिक डॉक्टर नहीं अफोर्ड, क्योंकि प्रोसीजर्स जो हैं वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, सैलॉन पे बहुत सस्ते रेट में वही प्रोसीजर जब ऑफर किया जाता है, उसके बाद वही लोग फिर डॉक्टर के पास भागते हैं कि ये हमने सैलॉन से करवाया था, ये हो गया, तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे। द डैमेज इज परमानेंट। जी, ऑल्सो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज लाइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए ये FDA अप्रूव नहीं है। अच्छा, FDA अप्रूव नहीं है? इट्स नॉट FDA अप्रूव। और ये बताया जाता है? ये बताया जाता है, बताया तो बहुत कुछ जाता है। ये FDA अप्रूव भी नहीं है, फिर कोई एज सच इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर कि हम अगर एक्वायर करें ये प्रोडक्ट तो कौन सी जगह ऑथेंटिक है। दे आर मल्टीपल कॉपीज़ के ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है, और सिंपली ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में सिर्फ पानी जा रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे कि हाउ डू आई फील अबाउट ग्लूटाथायोन, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड कंपाउंड, इट्स अ वंडर कंपाउंड, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं पहले उसे सारा एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1, ज़रूरी नहीं है कि आपका स्किन टोन लाइटन हो, लेकिन अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट चाहते हैं, अगर आप एक ब्राइटन ग्लो चाहते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। प्लस ये है कि नॉट एवरी वन इज़ अ कैंडिडेट फॉर ग्लूटाथायोन IV इंजेक्शन।
उससे पहले हमें कुछ आपके टेस्टिंग करानी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ बॉडी में जा रही है वो या लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगी या वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगी। अब उससे पहले हमें उनकी फंक्शनिंग जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कुछ प्री प्रोसीजर टेस्ट करवाते हैं, फिर प्री प्रोसीजर टेस्ट, फिर डाउन द लेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी हम टेस्टिंग करवाते हैं। फिर ऑल्सो डोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग जल्दी रिज़ल्ट्स लेने के चक्कर में या जल्दी रिज़ल्ट्स देने के चक्कर में बहुत हाई डोजेज़ जो है ओवर वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो एडमिनिस्टर करवा देते हैं। उसको लगाने का एक प्रोटोकॉल है। ऑल्सो विद एनी ड्रग यू नेवर नो, एक रिएक्शन का चांस होता है। तो उसके लिए पहले आप उसकी टेस्ट डोज लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे। खुदा ना खास्ता अगर रिएक्शन होता है तो आपके पास उसको काउंटरैक्ट करने के लिए स्टेरॉइडल या एंटी एलर्जी इंजेक्शंस पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ना सिर्फ आप बस जाएं और कहेंगे जी हमें ग्लूटा लगा दें। डॉक्टर इवन आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्लिनिक में कि यंग बच्चियों को पेरेंट्स लेकर आए हों उनके रंग गोरा करवाने के लिए, वाइटनिंग इंजेक्शंस के लिए, और फिर कैसे आप उनको कैसे गाइड आपने किया? Basically not even in Lahore, I would say कि I used to go to multiple other cities as a visiting consultant। वहाँ पे भी इवन जो गांव के लोग थे 12-13 साल की अपनी बच्चियों को वो लेके आएंगे कि जी आप इनको कुछ वाइटनिंग का कर दे। तो सबसे पहले तो उनको ये गाइड करना पड़ता है कि आपकी बेटी की हेल्थ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उसका गोरा रंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर थोड़ा सा बॉडी पॉजिटिविटी उनको सिखानी पड़ती है कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको जिस भी कलर से ब्लेस किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको खुद एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस एक्सूड आउट होता है, वो रेस्ट ऑफ द पीपल कैन फील इट। तो अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। हाँ, मेरे पास अभी कल की बात है, कल या परसों मेरी हाउस हेल्प थी और बड़ी अच्छी बच्ची तो मेरे पास खड़ी होकर मुझे देखती जाए और उसने फिर आखिरकार मुझसे पूछ लिया, कहती बाजी आप कौन सी क्रीम लगाती हो? तो मैं हंस पड़ी और मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें चाहिए? तो कहती हाँ मुझे चाहिए रंग गोरा करने के लिए। अब ऑब्वियसली शी वाज अ लिटिल बिट टैन और उसको शायद थोड़ा सा क्रेज़ हो रहा होगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, मैंने कभी कोई क्रीम नहीं लगाई। ये उसको मैंने बताया, मैंने कहा ये ख़ानदानी होता है, क्योंकि उसको जेनेटिक्स समझ में इनको समझ नहीं आता। मैंने कहा बेटा ये ख़ानदानी होता है। अच्छा ख़ानदानी होता है, उसको वो भी समझ में नहीं आया कि ख़ानदानी कैसे होता है या कैसे आपने सन से बचाना, क्योंकि ये लोग सन से भी, सन एक्सपोजर की वजह से भी आप टैन हो जाते हो। आप देखो कि ये लोग बाहर बैठे होते हैं, धूप में बैठे होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो ये एक सारी चीज़ें जो है अंडरस्टैंड करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को उस तरह से वो मत करें। Also, I think glutathione is something that is being produced in our body, naturally भी produce होता है। और अगर हम वाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह इन सारी चीज़ों की तरफ ना जाएं, हम नेचुरली भी उसको उसकी क्वांटिटी को बॉडी में इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रोकली है, एग्स हैं, नट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी अगर आप बचपन से आपकी वो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। अच्छा मुझे इसके साथ डॉक्टर ने मैंने एक और बात पूछनी है, क्योंकि हम स्टैटिक पे ओवरऑल बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में आया, चूँकि मैंने देखा है अभी यंग बच्चियों को पेरेंट्स जो हैं, मदर्स स्पेशली, हेयर रिमूवल के लिए लेज़र करवाया जा रहा है। सो जस्ट फॉर नॉलेज और अवेयरनेस के ये बच्चियों के लिए बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि मदर्स नहीं चाहती कि बच्चे जो हैं वो एक उन प्रोसीजर से गुजरें जो कि पहले, क्योंकि पहले तो स्टैटिक्स इस तरह से नहीं अवेलेबल होता था। तो हेयर रिमूवल के लिए जो यंग बच्चियाँ जा रही हैं फॉर लेज़र सेशंस, इज़ इट गुड, इज़ इट वर्थ इट? Under experienced hand and with good machinery, it's completely Otherwise safe. डैमेज क्या है? डैमेज ये है कि फॉर एग्जांपल हर मशीन को ऑपरेट करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। इफ़ द पर्सन डूइंग इट, इफ़ द हैंडलर इज़ नॉट वेल वर्स्ड विद द मशीनरी, वो अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा कर देगा तो बर्न हो जाएगा। प्लस हमारी स्किन टाइप होती है, हर स्किन टाइप के ऊपर एक डिफरेंट एनर्जी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र सूट करता है। तो अगर डाउन साइड ये हो सकते हैं कि आपके स्किन टाइप के ऊपर अगर राइट लेज़र नहीं है तो आपको बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं आए, पैसे बर्बाद हो गए। दूसरा, ये एनर्जी ज़्यादा हो गई तो स्किन आपकी बर्न हो गई। फिर इफ़ ऑल्सो लाइक इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट राइट, तो कुछ जगह जहाँ पे आपके बाल नहीं भी हो रहे
वो आपके हेयर ग्रोथ को इंड्यूस भी कर सकता है लेज़र, लाइक इफ़ नॉट डन बाय एक्सपीरियंस्ड हैंड। अदरवाइज लेज़र इज़ कम्प्लीटली सेफ़, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि सर्टन सिचुएशन में लेज़र्स को नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये आपको समझना होगा कि वो सिर्फ आपकी टॉप सरफेस की जो स्किन है उस तक ही उसकी रेज जाती हैं। उसकी जो रेज है उनकी पेनिट्रेशन बहुत सुपरफिशियल है, वो सिर्फ आपके हेयर फॉलिकल तक जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अब ये सवाल जो है ना, इट्स अ $1 million क्वेश्चन। अब क्योंकि मैंने जितने भी आज तक एस्थेटिक्स पे शो किए या हमारे पास हेल्थ के हवाले से जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, इवन हम शो से पहले आज भी बात कर रहे थे कि अच्छा जो डॉक्टर है ना, दैट्स अ ब्लेसिंग। और वो पता है पेशेंट का वो ट्रस्ट हो जाता है कि अब ये डॉक्टर जो है वो बस अब यही है, अब कहीं और नहीं जाना। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए तो वही MBBS डॉक्टर है जिसका क्लिनिक है। हाउ टू मेक श्योर कि ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ द राइट डॉक्टर आपके लिए? क्योंकि यूजली एस्थेटिक्स के भी जब प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी जो मशीन सारी करवाई जा रही होती है, वहाँ पर ऑब्वियसली डॉक्टर तो खुद से उनको वो नहीं कर रहा होता ना, उनके लिए आगे स्टाफ होता है। तो ये मेक श्योर हम कैसे करेंगे? ये तो हम हमेशा रहेंगे कि ये ठीक प्रोसीजर है, हम राइट हैंड्स में हैं कि नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूजन बड़ी रहती है, मुझे भी रहती है। अच्छा, इसका बस एक सिंपल सा तरीका ये है कि जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, बस आप उसको नेट पे जस्ट लुक इट अप कि ईदर दैट डॉक्टर इज़ MBBS और नॉट। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है, क्योंकि इवन इफ़ यू डू डिप्लोमाज इन एस्थेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके मेड स्कूल में सिखाई जाती हैं जो आप फिर टाइन करते हैं एस्थेटिक के साथ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो दोज थिंग्स। दूसरा ये कि पोस्ट ग्रेड है कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, अगर डिप्लोमास भी हैं स्किन के या एस्थेटिक्स से, क्योंकि मैंने देखा आजकल तो जगह जगह करवा रहे हैं। डिप्लोमा तो मैं भी करके एक सर्टिफिकेट लेके आपको दिखा दूँ, और वो तो अ मंथ या 2-3 मंथ्स का अगर होता है तो वो तो कोई भी लेके, सैलून्स पे ही होता है ना यूजुअली, वहाँ पे आपने एक पूरी एक वॉल सर्टिफिकेट्स की होती है, वो यूजुअली यही होती है। किसी ने UK से 3 वीक्स का कर लिया डिप्लोमा, किसी ने लोकल कर लिया यहाँ से, सो आप बेसिकली उसके थ्रू ही सारे प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो कहाँ से है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर उन्होंने किसी से सीखा है तो वो बंदा बाहर से भी ट्रेनर्स आते हैं, दे आर गुड कोर्सेज बीइंग कंडक्टेड हियर एज वेल। तो यू हैव टू बी श्योर कि उन्होंने किस इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री ली हुई है या डिप्लोमा लिया हुआ है। ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो सारे प्रोसीजर जो है वो खुद करे, लेकिन आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है या जो आपकी कंसल्टेशन है वो डॉक्टर के साथ ही हो। आपकी स्किन को डॉक्टर ही एग्जामिन करे और डॉक्टर ही बताए कि कौन सा प्रोसीजर, फिर डॉक्टर ही आगे अपने, एक अच्छा डॉक्टर ही आगे अपने फिर टेक्नीशियन को जो है वो गाइड करता है कि दैट्स हाउ मॉनिटर भी करेगा उसको, वो सही है। अच्छा, हम चलिए अब वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं लगवा रहे अब, क्योंकि जो ख़वातीन अक्सर लोग प्रोसीजर्स करवाना भी नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो करवाना चाहते हैं उनका दिल चाहता है कि वो सब कुछ करवा लें। फिर एक तबका ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो परसेंटेज है जो कहते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं करवाना, या हमें डर लगता है कि छेड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब अगर किसी की डल स्किन है, एज मैंने पहले शो में मेंशन किया, कहा कि हमारे यहाँ तो मसला बहुत ज़्यादा है ना गोरे रंग का, साफ रंगत का, तो अगर किसी की डल स्किन है, अगर वो उसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहता है या निखार चाहता है हम कह सकते हैं, तो क्या किया जा सकता है? कौन कौन सी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो फिर लिए जा सकते हैं जो कि सेफेस्ट हैं? सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हम इस पर बहुत बात करते हैं, ये बहुत अंडररेटेड है। अगेन, अ गुड लाइफस्टाइल, अ गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज रूटीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले आते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो बाद में आते हैं। अगर हम सेफ़ प्रोसीजर्स की बात करें तो वन ऑफ माय फेवरेट प्रोसीजर इज़ PRP। PRP में हम क्या करते हैं, हम आपके ही ब्लड से जो आपका हीलिंग सेल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चोट लगी है तो जो सेल आके उस चोट को हील करेगा, हम वो सेल आपके ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वही सेल हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं आपके सर्टेन एरिया। फॉर एग्जांपल अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स है, अगर हम आपके हेड में स्कैल्प में इंजेक्ट करेंगे तो वो आपके हेयर को स्ट्रेंथन करेगा, कुछ केसेस में रीग्रोथ करेगा। अगर हम फेस में इंजेक्ट कर रहे हैं विद अ प्रोसीजर कॉल्ड माइक्रो नीडलिंग, तो वो आपकी जो स्किन सरफेस के ऊपर आपका कोलेजन नेटवर्क है उसको कम्प्लीटली रिन्यू करता है विद इन 3 वीक्स। वो आपको स्किन को प्लम्प करता है, आपके पोर्स को श्रिंक कर देता है, और सिंस इट्स PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, हील कर देता है। आपके स्कार्स हैं, डीप के एक्नी स्कार्स हो जाते हैं जिसे आम ज़बान में गड़े कहते हैं,
उसको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप मुझसे ये पूछे कि जी एक प्रोसीजर बता दें बस जो सेफ़ भी हो और बस वही हम अगर उस पर रहें, तो आई वुड से कि PRP विद माइक्रो नीडलिंग फॉर फेस वुड बी द वन। तो डॉक्टर मैन, कितने क्लाइंट्स आपके पास ऐसे आते हैं जो आपको आके कहते हैं कि हमारी तो ये हानिया आमिर वाली ग्लास स्किन कर दे, या किसी एक्ट्रेस की पिक्चर दिखा दी, या किसी भी हॉलीवुड की, बॉलीवुड हमारी अपनी भी बड़ी प्यारी प्यारी हैं, तो ये ग्लास स्किन कर दें, ये कोरियन स्किन कर दें, तो वो कौन सा ट्रीटमेंट है? और अगर कोई प्रोसीजर नहीं करवाना चाह रहा तो फिर उसकी क्या ये वाली स्किन हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। और मुझे ये लगता है कि सबसे एक चीज़ जो हम लैक कर रहे हैं वो पेशेंस है। अब आई हैव पेशेंट्स दैट आई हैव बीन सीइंग फॉर मोर देन 2 years। अब वो लोग बहुत कंसिस्टेंट हैं, और अगर मैं उनकी स्किन को देखूं या मेरे बाकी पेशेंट्स आके कहते हैं कि जी हमें इनकी स्किन ऐसी चाहिए, अब वो ये नहीं देखते कि कहाँ से लेकर आएंगे डॉक्टर, वो जीन्स कहाँ से लेकर आएंगे? एग्जैक्टली। और ऑल्सो उन्होंने परसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ अपनी स्किन पे काम किया है। अगर हम जनरली कुछ कंपाउंड्स की बात कर ले जो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेंगे, नंबर 1 हमेशा मैं कहती हूँ एक अच्छा सनब्लॉक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम टैनिंग की भी बात करें, अगर घर में तब भी लगाएं, एक दफ़ा लगा लें, बिकॉज यू नेवर नो जो रेज है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। आप कभी बाहर गार्डन में चले जाते हैं, सो अगर घर में है तो जस्ट एक दफ़ा आप अप्लाई कर लें। ऑल्दो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एवरी 2 to 3 hours इन केस यू आर स्वेटिंग या यू आर कॉन्स्टेंटली आउट इन द सन, तो आप उसे रीअप्लाई करें। दूसरी चीज़ जो एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करती है, हमने उससे पहले बात भी की है, रेटिनॉल। ऑल्टरनेट नाइट्स पे रेटिनॉल स्टार्ट करें। उसके बाद माय फेवरेट वन वुड बी विटामिन सी, लेकिन बी केयरफुल विद दैट, क्योंकि विटामिन सी हर बंदे को जो है वो सूट नहीं करता है। फिर मॉइस्चराइजेशन, ये बहुत ही एक अगेन अंडररेटेड थिंग है, जिसको हम लोग समझते हैं कि ये तो ऐसे ही है, लेकिन मॉइस्चराइज़ करने से आपकी स्किन के इतने ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। इवन जो बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ भी हैं, जिसमें सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, हम उन्हें मॉइस्चराइजेशन का जो पोर्शन है वो ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टीरॉइड्स। इमोलियंट्स आ जाते हैं। इवन स्किन पे भी आप अगर सर्दियाँ आने वाली हैं, आप वैसलीन लगाएं, बेहतरीन मॉइस्चराइजेशन है, आपका बैरियर रिपेयर करेगा। अगेन सी योर स्किन टाइप फर्स्ट। तो मॉइस्चराइजेशन आइसिंग भी हम इसमें कर लेते हैं शामिल, आइसिंग के भी फ़ायदे हैं? आइसिंग के डेफिनेटली फ़ायदे हैं। आइसिंग क्या करेगा, बेसिकली आपकी जो स्किन सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को रोज़ेशिया है या बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो आपकी स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा, आपकी रेडनेस को कम करेगा, ओवरऑल आपके पोर्स को श्रिंक करेगा। तो आइसिंग के भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर एमन। तो के भी तो पूरा दिन हम इस पर बात कर सकते हैं, और क्योंकि ये ख़वातीन का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और डॉक्टर एमन जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके पास शी हैज़ सो मच टू से डिस्कशन के लिए। लेकिन इंशाल्लाह स्किन के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, सेल्फ केयर के हवाले से हम इंशाल्लाह दोबारा भी इनको इनवाइट करेंगे। एक और प्रोग्राम, एक और सेगमेंट भी रखेंगे अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।